Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल तोसावड़ और आज के नए वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो की यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी की, जिसमें टोटल 850 नई वैकेंसीज रिलीज की गई है और वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें वीडियो भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 के लिए जो टोटल 850 वैकेंसी रिलीज की गई है, उसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 683 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 167 वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें जो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल यानी सीईटी 2000 जो ग्रेजुएट लेवल है वो पास की होनी चाहिए 2024 के अनुसार, और जिसका जो रिजल्ट है 12 फरवरी 2025 के को जारी किया गया था। और वो इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है उसके लिए एलिजिबल है। और जिलों की प्राथमिकता का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में आपको भरना होगा और आप जैसे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको भरना है। जिन आवेदकों द्वारा जिलों की प्राथमिकता का क्रम का उल्लेख नहीं किया जाता है तो उनकी प्राथमिकता का क्रम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा तय की जाएगी। वो मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्राथमिकता यानी मेरिट कम प्रेफरेंस के अनुसार जिलों का आवंटन किया जाएगा, उसके आधार पर होगी। आवेदक जिलों की प्राथमिकता का क्रम आपको ध्यानपूर्वक भरना है संशोधित अवधि के पश्चात, जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो आपको जिलों की प्रेफरेंस ध्यान से भरनी है। जैसे आपको सबसे पहले जो प्राथमिकता चाहिए उस हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है और उसके बाद में जैसे आपको करेक्शन विंडो ओपन हो गया उसमें ये जो डिटेल है वो नई जो बदली जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट के थ्रू आपको विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और उसके बाद आप आवेदन करें। और आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन आवेदन होगा और राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से पढ़ ले और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो पोर्टल है वो दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है और उसमें आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अभ्यर्थी ओटीआर या वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के सावधानी से भरना है आपको। और ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन करना है। सर्वप्रथम अपना सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का जो एप्लीकेशन नंबर है वो दर्ज करना है आपको और एसएसओ आईडी को सिस्टम द्वारा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 को डेटा को वेरीफाई करना है। वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आपको आवेदन खुलेगा। आवेदन पत्र में आपको नवीनतम फोटो यानी 1 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं हो वो फोटो आपको अपलोड करनी है। और आवेदन में आपको विजिबिलिटी बॉडी मार्क आपको भरना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा। इसमें आपको आधार कार्ड, यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आपको आधार कार्ड से वेरीफाई करना है। और यदि ओटीआर जन आधार के माध्यम से कर रहे हो आप, जिसमें आपको अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करे और फिर डेटा को दर्ज की गई जानकारी जिसमें नाम खुद का और पिता का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन करना होगा। और यदि आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति का घोषणा करना अनिवार्य होगा। इसमें 3 में से जिसे जो 3 डिटेल दी गई है उसमें से आपको चयन करना होगा और उसमें स्वयं का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन करना होगा। इसमें पहला है मूल प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास, जिसका क्रमांक दर्ज करना होगा आपको। और उसके बाद आपको फेस बटन पर क्लिक करना होगा जिसमें आपको डाटा को सत्यापित करना है। और आप दूसरा है डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की जो बोर्ड की मार्कशीट है उसको ऐड करना है आपको, जो आप रोल नंबर के थ्रू और डिटेल के थ्रू आप कर सकते हो।
और तीसरा है जो यदि आप अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया में स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी। यानी मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय के 1.5 घंटे पहले परीक्षा के केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊंगा। यानी आपको 1.5 घंटे पहले, अगर ऊपर वाली डीएल आपकी फिल नहीं हो रही, सत्यापित नहीं हो रहा, तो आपको 1.5 घंटे पहले जो एग्ज़ाम है वहाँ पे बायोमेट्रिक हेतु प्रदर्शित वहाँ पे होना होगा। और ओटीआर में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेगी एवं उसमें संशोधन यानी उसमें करेक्शन नहीं किया जाएगा। और ई मित्र संचालन द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलती प्रविष्ट की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जाएगा। तो इसलिए आपको जो ई मित्र वाला भर रहा है तो उससे आपको वेरीफाई करना है डिटेल वगैरह। और आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित कर रख लेना चाहिए और बाद में आपको संभाल के रखना है जैसे आपका रिजल्ट आने तक। और अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं स्वयं की ईमेल आईडी दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदले। महत्वपूर्ण सूचनाएं बताई गई है जिसमें आवेदन में दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भेजी जाएगी। आवेदन अपनी एसएसओ आईडी से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी एसएसओ आईडी से भरा गया आवेदन मान्य नहीं होगा, इसलिए आपको खुद की एसएसओ आईडी से भरना है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक है आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और उसे आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है और आवेदन को प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट करना होगा। अगर आप जैसे प्रीव्यू करके आपने सबमिट नहीं किया है तो वो सबमिट नहीं होगा और आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन आईडी नंबर है वो प्राप्त नहीं होगा आपको। तो इसलिए आपको सबमिट वाले पर अच्छे से क्लिक करना है, तभी आपका वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट होगा अच्छी तरीके से। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं ईमेल वगैरह आप चेक कर सकते हैं। और अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं शिकायतों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो टोल फ्री नंबर पर आप कर सकते हो और ये फ्री है। एक बार पंजीयन शुल्क यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र सीएससी के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवाए। और सामान्य वर्ग क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है। और राजस्थान के जो है नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन है उनके लिए 400 रुपये है। राजस्थान के अलावा जो भी अभ्यर्थी है जैसे राज्यों या केंद्र शासित के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी में आते हैं उसको सामान्य की श्रेणी में दिया जाएगा और उनका जो पंजीयन है वो सामान्य की जनरल की कैटेगरी के आधार पर किया जाएगा। ओटीआर जमा करवा चुके अभ्यर्थी को दोबारा शुल्क दे नहीं होगा, यानी आप दोबारा पे करते हो तो वो वापस नहीं होगा, इसलिए आपको सही से भरना है। इसमें जो ग्राम विकास अधिकारी के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है जिसमें अजमेर के लिए 20 और बारा के लिए 34 और भरतपुर के लिए 49 और भीलवाड़ा के लिए 31 और बाड़मेर के लिए 103, बूंदी के लिए 11, चित्तौड़गढ़ के लिए टोटल 31 और चूरू के लिए 6 नहीं 26, चूरू के लिए 26 और धौलपुर के लिए 6 और जयपुर के लिए 70 और झालावाड़ के लिए 60 और जोधपुर के लिए 30 और करौली के लिए 44 और पाली के लिए 15 और राजसमंद के लिए 15 और सवाईमाधोपुर के लिए 4 और नागौर के लिए 26 और सीकर के लिए 36 और सीकर के लिए नागौर के लिए 36 और सीकर के लिए 23 और श्री गंगानगर के लिए 27 वैकेंसी रिलीज की गई है।
और टोंक के लिए 27, 17 और उदयपुर के लिए 5 और टोटल इसके लिए 683 वैकेंसीज। जो अनुसूचित क्षेत्र है, गैर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 683 वैकेंसीज। और इसमें जो क्षेत्रीय आरक्षण है वो आप चेक कर सकते हो इसमें। और अनुसूचित क्षेत्र के लिए बांसवाड़ा के लिए 49, प्रतापगढ़ के लिए 26, डूंगरपुर के लिए 39 और पाली के लिए 9 और चित्तौड़गढ़ के लिए 3 और राजसमंद के लिए 6 और उदयपुर के लिए 35 और टोटल इसके लिए 167 वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज दी हुई है वैकेंसीज, तो आप उस हिसाब से भरें। और इसमें जो आरक्षण दिया हुआ है आप वो भी आप चेक कर सकते हो। इसमें महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी जो भी है उसके, और दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों की आरक्षण क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। और पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक की वो कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। और उसका जो अधिकार है राज्य सरकार, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा उसे किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। विशेष प्रावधान सूचना इसके लिए, ये राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों का नियमानुसार सामान्य श्रेणी में भरा जाएगा। यानी जो आप डिटेल वगैरह इसके ईडब्ल्यूएस की नहीं भरोगे तो उनको सामान्य के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो इसलिए आप डिटेल वगैरह जो सर्टिफिकेट वगैरह वो सही लगवाए ईडब्ल्यूएस का। पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। यानी महिला के लिए जो आरक्षित है अगर वो नहीं है उस पोस्ट के लिए वहां पर, तो वो जो पुरुष है उनको दी जाएगी वो प्रेफरेंस। अति पिछड़ा वर्ग के लिए राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों नॉन क्रीमिलेयर को 5% का आरक्षण है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण है। और आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनके शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित क्षेत्र के लिए दे किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं लिया है। और राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंडर आते हैं उनके लिए उनको सामान्य कैटेगरी के अंडर रखा जाएगा। 12 जिले की शहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार निर्धारित आरक्षण का लाभ देगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जाएगा उनको भी। और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए जो डिटेल वगैरह आप चेक कर सकते हो। और उनके लिए जो 12.5% का आरक्षण है वो भी दिया हुआ है। तो और जो भी डिटेल है आप चेक कर सकते हो। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जैसे उनमें 2% का आरक्षण है। और आरक्षित पदों का आरक्षण हॉरिजॉन्टल बेसिस पर है। और आवेदक जिस वर्ग यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। इसलिए उत्कृष्ट जो खिलाड़ी है उनसे संबंधित प्रावधान जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था के अंडर है और टूर्नामेंट चैंपियनशिप के अंडर है वो आप चेक कर सकते हो डिटेल वगैरह। और उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। यानी जो लास्ट फाइनल डेट है इसकी उस तक वो सर्टिफिकेट आपका आ जाना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन में भरे खेल प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य खेल प्रमाण पत्र मिसमैच खेल प्रमाण पत्र की सूचना को मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र डिबार्ड किया जाएगा। यानी आपको जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा और जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर उनको डिबार्ड या अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। दिव्यांगजन के लिए निशाजन के लिए आप डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो जो इस कैटेगरी में आते हैं।
दिव्यांगजन इस भर्ती के आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा जो सर्टिफिकेट वगैरह है, और जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट है वो स्वीकार नहीं होगा, और ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो है वही स्वीकार किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दिए हुए हैं, वो आप डिटेल में आप चेक कर सकते हो इसमें। और वेतनमान इसके लिए 7वें वेतन के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी पद हेतु पे लेवल जो 6 है वो दे होगा, वो दिया जाएगा आपको, आप चेक कर सकते हैं। और पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता इसके लिए स्नातक या स्नातक के समतुल्य जो भी है वो इसके लिए एलिजिबल है, और DOEAC द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट इसके लिए एलिजिबल है, या व्यावसायिक प्रमाण पत्र योजना के राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल या राष्ट्रीय परिषद स्टेट लेवल काउंसिल के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट स्कोपा और डेटा पर प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, या पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या RSCIT की हुई होनी चाहिए। देव ने इसके साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित की जानी चाहिए, यानी जो सर्टिफिकेट है आपका वो इस जो लास्ट डेट है उससे पहले आपका आ जाना चाहिए, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती में अपात्र माना जाएगा। तो इसलिए आप डिटेल वगैरह सही से भरें, और जो रिजल्ट है आपका वो इसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले आ जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की जो शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने का आवश्यक है, और यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी होगी, और प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश की फीस की रसीद, यदि अभी प्रवेश नहीं लिया है तो इस आशय का नोटेरी से सत्यापित प्रमाण पत्र शपथ पत्र आपको अपलोड करना है, और की परीक्षा में पूर्व अहर्ता हासिल कर लेगा, यानी जो परीक्षा से पहले वो जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो आ जाएगा। अन्य योग्यता आप जिसमें स्वास्थ्य आपका अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, और चरित्र इसके लिए चरित्र प्रमाण पत्र जैसे विश्वविद्यालय स्कूल या कॉलेज जहाँ से आपने लास्ट टाइम आपने जो शिक्षा की है वो उसका उसमें प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा, और 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने से पहले का हो। और राष्ट्रीयता इसमें जो भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन यानी जो नेशनलिटी है उसमें, और भूटान का प्रजाजन, और ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1 जनवरी 1962 से पहले भारत के स्थायी रूप से बसने का विचार से आया था, यानी यहाँ से टोटल सेटलिंग इंडिया के लिए आया था, और भारतीय मूल का व्यक्ति यानी सिटीजन ऑफ इंडिया इसके लिए भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश, कीनिया, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य, जाम्बिया, मालावी, जेरे, इथोपिया, जिनका जो परमानेंटली जो मेन पॉइंट था इंडिया में सेटल होने का, और वो इसके लिए एलिजिबल है, और वो भी जिनका जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है वो ही इसके लिए एलिजिबल है। और अन्य देशों के से भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए ऐसे से आए व्यक्तियों का पात्रता की शर्त दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। उनके लिए नेशनलिटी वगैरह के लिए आयु सीमा वगैरह आप चेक कर सकते हो, और उनका जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रिलीज किया जाना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है इसके लिए। एज इसके लिए जो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए 18 साल और 40 साल के मध्य। और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की और छूट दी जाती है, और उच्चतम आयु सीमा में जो छूट दी गई है, जैसे सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट,
और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो राजस्थान के निवासी है उनके लिए 5 वर्ष की छूट और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और की महिलाओं के लिए राजस्थान जो निवासी है उनके लिए 10 वर्ष की छूट है और भूतपूर्व कैदी के मामले में ये लागू नहीं होता और पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों की ऊपरी सीमा 3 वर्षों से अधिक सीमा के अधीन रहते हुए पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक स्थीलनीय है और जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद के अधीन अपनी अस्थायी अनुयुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे उनके लिए आयु सीमा जो है वो कालावधि तक स्थीलनीय है और पेंशन इसके लिए नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी जो न्यू पेंशन स्कीम है शायद वो लागू होगी और विवाह पंजीयन इसके लिए राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होना चाहिए जिसकी जो मैरिड हो सके जो शादी हो चुकी है वो इसके लिए एलिजिबल है वो बनवा ले विवाह पंजीयन करवा ले पंजीयन शुल्क जमा करवाने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि इसके लिए ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र सीएससी नेट बैंकिंग ई एटीएम और जो कम सॉरी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 19 जून 2025 से 18 जुलाई 2025 से तक कर सकता है जो जो भी आवेदन करना चाहता है और परीक्षा का आयोजन इसके लिए 31 अगस्त 2025 को ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा के आधार पर होगा और परीक्षा के जो दिनांक में अगर कोई भी स्थान में अगर कोई परिवर्तन होता है तो जो आपको सूचना मिल जाएगी अगर डेट और उसमें किसी भी प्रकार की जो करेक्शन होता है तो परीक्षा जो प्रवेश पत्र है वो आवेदन प्रवेश पत्र आपकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से और ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू भेज जा सकती है आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र है यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी आपको प्रोवाइड करनी होगी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय है वो नियुक्ति की अयोग्यता है जिसमें आप चेक कर सकते हो क्या क्या है और आवेदन कैसे करें इसके लिए आवेदन किस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन करें यानी आप किस श्रेणी के अंदर आते हैं उसी की श्रेणी में आवेदन करना है आपको और जो राजस्थान के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलेयर के आवेदक है वो राजस्थान से भरेंगे और राजस्थान राज्य के भिन्न राज्य हैं उनको सामान्य वर्ग के अंडर ही भरना है आपको और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र सरकार निर्देशों के साथ साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर ले आपको ध्यान से पढ़ के फिर ही फिल करना है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रस्तुत सबमिट करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में भरें यानी आपको कॉलम में एकदम चेक करके फिर ही फिल करना है वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को जो उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञप्ति पदों हेतु नहीं दे नहीं होगा और न ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा फोटोग्राफ हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं इसमें फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको नवीनतम फ़ोटो अपलोड करनी है और जिसकी जो डेट है वो 1 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं हो और मोबाइल एवं अन्य रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करना है आपको और जिसमें बैकग्राउंड सफ़ेद और हल्का होना चाहिए और चेहरे पर कम से कम जो चेहरा है वो कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए जिसका जो साइज़ है 3.5 से 4.5 के बीच में चाहिए और पिक्सल इसके लिए 240 बाई 320 और 480 बाई 640 होना चाहिए अधिकतम इसके लिए और आकार इसके लिए जो साइज है वो 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रवेश पत्र उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो सेम होनी चाहिए जब आप एग्जाम देने जाएं तब और आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय 2 से अधिक फोटो मिलाकर मोर फोटो से फोटो एडिट ऐप से अगर आप किसी भी प्रकार की छेड़खानी करते हो तो वो निरस्त हो जाएगा और आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई भी हो सकती है हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए जो दिशा निर्देश है उसमें आपको सफ़ेद कागज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के आयताकार बॉक्स में आपको काले
या गहरे नीले पेन से हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए और अदर व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इमेज को स्कैन करवा कर ही आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात अपलोड करें। परीक्षा के समय आपको जो आप साइन कर रहे हो वही आपको करना है और केवल जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको स्वीकार किया जाएगा और जेपीईजी न्यूनतम पिक्सल 280 से 80 और जो मैक्सिमम है 560 से 160 होना चाहिए और इसका जो साइज़ है वो 20 केबी से 50 केबी होना चाहिए और 20 के 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साइज़। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फ़ोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन से करते हो तो वो स्वीकार नहीं होगा। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित करने के लिए आपत्ति जैसे आप किसी भी क्वेश्चन में है तो आप ₹100 का शुल्क जमा करना अनिवार्य है। बिना साक्ष्य दस्तावेज़ के भेजी आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपको एविडेंस के आधार पर ही भेजना है आपको, कोई भी आप करो तब। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया जो 14 जुलाई 2023 द्वारा की जाएगी। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जो ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और ओटीआर में के समय आपको स्वयं का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि जो जेंडर में परिवर्तन है और उसके समय आधार, जन आधार में परिवर्तन करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ओटीआर स्क्रीन पर फेस का बटन दबाना होगा जिसके आधार पर जन आधार और आधार के आधार पर नवीनतम डाटा ओटीआर में स्वतः ही अपडेट हो जाएगा। इसलिए आपको ओटीआर करते करते समय आपको ध्यान रखना है। और आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन संशोधन कर सकता है और उसके लिए जो ₹300 देकर ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन कर सकता है और शैक्षणिक योग्यता में प्रथम आवेदन में अंकित योग्यता को प्रतिस्थापित कर नवीनतम योग्य शैक्षणिक योग्यता अंकित करने पर अभ्यर्थी की यानी अगर आप जैसे पहले जो आपने मार्कशीट वगैरह डिटेल वगैरह फिल करी थी उसके आधार पर अगर आप कोई नई आप जैसे कोई मार्कशीट वगैरह लगाते हो तो उसमें पूरी जाँच होगी उसके बाद ही अपलोड होगा और शायद वो कैंसल भी हो सकता है इसलिए आपको सही से भरना है आपको वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप शैक्षणिक योग्यता में केवल एक बार संशोधित करने की अनुमति दी जाएगी और इसकी जो 27 जुलाई 2023 23 के अकॉर्डिंग जो करेक्शन विंडो है उस आधार पे और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन से लगभग 1 माह पूर्व है यानी 1 महीने पूर्व है और 7 दिवस है तो 7 दिनों के लिए ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन विंडो वो ओपन होगा उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएँगे जो ओटीआर के समय दर्ज की गई थी। यानी आपको ओटीआर के समय जो आपने जो नाम और पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करी थी ना, वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते इसलिए आपको पहले से एकदम करेक्ट एंड वैलिड इन्फॉर्मेशन भरनी है। परीक्षा आयोजन के उपरांत ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और विधवा श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए डिटेल वगैरह आप चेक कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया आप चेक कर सकते हो। श्रुति लेखन की सुविधा आप जिसमें है स्क्राइब वगैरह की आप चेक कर सकते हो। अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र में इस संबंध में प्रावधान इसमें आवेदन आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरेगी शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था विश्वविद्यालय के प्रदत्त डिग्री डिप्लोमा को स्वीकार मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए आप चेक करके फिर ही फिल कीजिए। जाति प्रमाण पत्र की वैधता जो डिटेल वगैरह दी गई है 9 सितंबर 2015 के अनुसार जो डिटेल वगैरह आप चेक कर सकते हो। आवेदन में गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल करते हो तो उसके लिए जो रोकथाम वगैरह है डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो और ग्रामीण विकास अधिकारी के पदों हेतु स्कीम ऑफ पाठ्यक्रम जिसमें परीक्षा की स्कीम जिसमें भाषा का ज्ञान सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के लिए गणित और सामान्य ज्ञान, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसमें 160 क्वेश्चन आएँगे और 200 नंबरों का पेपर होगा और टोटल 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें सभी प्रश्न बहुल विकल्पी यानी 5 आपके सामने होंगे ऑप्शन और उसके आधार पर आपको गोले भरने हैं। और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और गलत उत्तर के लिए अगर आप करते हो तो 1/3 काटा जाएगा और भाषा का ज्ञान जिसमें आपको 50 नंबरों का और सामान्य हिंदी के लिए 30 और सामान्य अंग्रेजी के लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे टोटल 50 नंबर और जिसमें हिंदी में संधि विच्छेद उपसर्ग वगैरह आएंगे और जो अंग्रेजी है उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे
और मैथ के लिए 30 नंबरों का, जिसमें आप परसेंटेज, रेशियो, एवरेज जो है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस, जो डिस्काउंट वगैरह आप चेक कर सकते हो, बोट एंड स्ट्रीम वगैरह। और सामान्य ज्ञान अंक उसके लिए 20 मिलेंगे सामान्य ज्ञान के लिए, जिसमें समसामयिकी घटनाओं के लिए 10 नंबर और सामान्य विज्ञान के लिए 10 नंबर मिलेंगे। आप डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। भूगोल और प्राकृतिक संशोधन के लिए 30 नंबर मिलेंगे, जिसमें आप भारत का पर्यावरण और ऐसे वगैरह डिटेल आप चेक कर सकते हो, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य वगैरह। राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक विकास के लिए आपको 30 नंबर मिलेंगे। और राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास के लिए 30 नंबर मिलेंगे आपको। इसमें मध्यकालीन पृष्ठभूमि वगैरह डिटेल वगैरह, बोलियों का इतिहास वगैरह आप डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। और बेसिक कंप्यूटर के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, जिसमें आप डिटेल चेक कर सकते हो। और इसमें जो टोटल 5 विकल्प होंगे, ए बी सी डी ई, और आपको सर्कल करना है, गोले बनने हैं आपको। और ब्लू बॉल पेन से आपको गोले बनने हैं, केवल एक विकल्प को बनना है आपको। और यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है, तो उसके लिए पांचवें विकल्प ई को कर, अगर आपको जैसे मान लो कोई प्रश्न आपको नहीं लगता है कि ये इसमें आपको नहीं भर रहे हो आप, तो आपको ई भरना है गोला, आपको खाली नहीं छोड़ना है। और यदि पांचों गोले में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है, तो 10% प्रश्नों तक अगर आप ऐसा करते हो, तो 1/3 तक काटा जाएंगे। इसलिए आपको एक गोला गहरा भरना है आपको निर्धारित समय के बाद। अगर आपको 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, उसमें आपको भरने होंगे। और जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसे अयोग्य मान किया जाएगा। यानी जो आप भरोगे नहीं, तो उसको आप मतलब उसके नेगेटिव नंबर भी काटे जाएंगे। ओएमआर की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति है। उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी। बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए, उसे प्रस्तुत करनी होगी। और जो बोर्ड की वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हो, जिसमें डिटेल वगैरह आप चेक कर सकते हो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया, जिसमें हमने इसकी जो एलिजिबिलिटी है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, और जो सिलेबस और सारी कुछ डिटेल वगैरह हमने पढ़ी, और इसका जो अप्लाई प्रोसेस है वो भी पढ़ा। तो अगर आपकी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन या क्वेरी है, तो आप डिटेल में तो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल सकते हो। और थैंक यू।